नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया में। आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली धमाके के बाद उत्तराखंड पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। प्रदेश के संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट। धार्मिक स्थलों पर रखी जा रही कड़ी निगरानी। सीमाओं पर भी कड़ा पहरा। वोट चोरी के मामले पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। सोशल मीडिया पर हरदा ने भाजपा पर लगाया वोट चोरी का आरोप। भाजपाइयों को बताया हाइड्रोजन बम। देहरादून में हुए ओएनजीसी चौक हादसे को 1 साल पूरा। साल भर बीत जाने के बाद भी कोर्ट में दाखिल नहीं हुई चार्जशीट। पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल। और राजधानी देहरादून में चैम्बर निर्माण की मांग को लेकर वकीलों ने किया चक्का जाम। जिला जज अदालत में बन रहे रैन बसेरे का विरोध। सरकार को दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। दिल्ली में बम धमाके के बाद उत्तराखंड पुलिस ने प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया है। सभी जिलों में सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने बताया कि दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट के बाद प्रदेश के संवेदनशील क्षेत्रों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। डॉग स्क्वाड और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को एक्टिव कर दिया गया है। धार्मिक स्थलों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही उत्तराखंड से 2 इंटरनेशनल बॉर्डर्स नेपाल और चीन सीमा पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। हमारी जो कल की घटना के बाद कल शाम से सुरक्षा व्यवस्था यानी कि हमारा चेकिंग है, हमारी जो प्रोटोकॉल सिक्योरिटी के हाइटन के लिए वो कर दी गई है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, हमारा डॉग स्क्वाड है, स्नीपर डॉग स्क्वाड है, उसको भी हमने एक्टिवेट करा दी गई। समय पे वहाँ पे बॉर्डर चेकिंग और हमारे रेलवे स्टेशन है और हवाई अड्डा के देखते हुए और इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशन की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो इससे हमारे फोर्सेस रोड पे रहने का आदेश दिया गया। वहीं दिल्ली धमाके को लेकर अब लोगों में भी गुस्सा पनपने लगा है। गदरपुर में भैरव सेना और स्थानीय लोगों ने राजधानी दिल्ली में हुए धमाके के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। वहीं घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। साथ ही केंद्र सरकार से आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। डबल इंजन है, कई जगह तो ट्रिपल इंजन की सरकार भी भाजपा की है और ये अच्छी बात है। जो देखिए यहाँ पे लोकतंत्र है, जो चुनाव जीतता है वह राज भी करता है। लेकिन कल की जो घटना है, आपने जैसा कि आपने जिक्र किया, सहारनपुर में ये घटना पकड़ी आती है। उसके कनेक्शन फरीदाबाद में मिलते हैं, उनके कनेक्शन भी अनंतनाग जगह जो जब कश्मीर में उनसे पाए जाते हैं। और 2900 किलो मतलब 30 बोरे अगर जैसे वो 30 बैग और 1 क्विंटल वह वहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट भी जब्त होता है। आरडीएक्स भी जब्त होता है, मैगजीन होती हैं, कार्बाइन वहाँ पर शायद पकड़ी आती है, AK-47 भी जब्त की आती है। लेकिन वह भी कुछ घंटे पहले तो जब्त हुई थी। उत्तराखंड की रजत जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए विकास योजनाओं के शिलान्यास पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि पीएम मोदी ने मंच से जिन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है वो सब कांग्रेस के समय की योजनाएं हैं, जिनकी सौगात कांग्रेस पहले ही जनता को दे चुकी है। साथ ही उन्होंने स्थायी राजधानी को लेकर भी सरकार पर तंज कसा। हरदा ने कहा कि आज प्रदेश की जनता खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। जो उन्होंने लोकार्पण भी की है या शिलान्यास भी की है वो उन्हीं योजनाओं की है जो पहले से चली आ रही थी या जिनको हमारे कार्यकाल में स्वीकृत हुई थी, जिनमें काम शुरू हुआ था। चलिए वो तो एक अलग हिस्सा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के शुभ हाथों से हुआ और अच्छी बड़ी बात है। मगर इस हमारे रजत जयंती समारोह में उम्मीद कर रहे थे कि वो हम किस तरीके से आपदा से जूझें, किस तरीके से लड़े और उससे उभरे, उसके लिए कोई ठोस एक प्लान हम हमारे राज्य को देंगे और दूसरे राज्यों को भी देंगे। और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा कांग्रेस इस वक्त पूरे देश में जोर शोर से लगा रही है और इसी नारे का सहारा लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी पर जमकर निशाना साधने का काम किया। यहां तक कि उन्होंने भाजपाइयों को हाइड्रोजन बम तक कह डाला है, जिसके बाद सूबे में सियासत गर्मा गई है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ नारा, एक शख्स 2 जगह कर रहा मतदान। हरदा ने किया बड़ा खुलासा।
भाजपाइयों को हाइड्रोजन बम तक कह डाला। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपाइयों को हाइड्रोजन बम बताया है। दरअसल कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ नारा आज पूरे देश में गूंज रहा है। इस नारे के सहारे कांग्रेस लगातार बीजेपी पर जमकर निशाना साधने का काम कर रही है और इसी कड़ी में अब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरदा ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि वोट चोर गद्दी छोड़ ये नारा आपके गांव के लिए भी सार्थक है, आपके मोहल्ले, आपके जिले और प्रदेश के लिए भी सार्थक है। प्रमाण के तौर पर उन्होंने प्रभात कुमार का नाम लिया और एक पोस्ट शेयर किया है। साथ ही उनका कहना है कि ये जगह जगह हाइड्रोजन बम है, हमारे आसपास कई हाइड्रोजन बम है। वोट चोरी मामले में बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता ही शामिल है। हाईकोर्ट में कई याचिकाएं लंबित पड़ी है। आज राहुल गांधी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो वोट चोरी जैसे मामले को उन्होंने उठाने का काम किया है। हरदा ने इस पोस्ट के साथ ही एक फोटो भी शेयर किया है, जिसमें प्रभात कुमार के नाम से एक प्रोफाइल है। साथ ही वोटर आईडी भी शेयर की गई है। एक शख्स का 2 अलग अलग जगहों पर नाम शामिल है, जिसमें उत्तराखंड और बिहार है। और हैरानी की बात यह है कि एक ही शख्स दोनों ही जगहों पर वोट भी डाल रहा है, जिससे कांग्रेस का वोट चोर वाला नारा सच होता हुआ नजर आ रहा है। ये हाइड्रोजन बम नहीं, यहाँ इस तरीके के कई हाइड्रोजन बम हमारे अड़ोस पड़ोस में सब जगह है। कई लोग हैं जो कई जगह वोटर हैं और ये सब अधिकांश ऐसे लोग जो है भाजपा से जुड़े हुए हैं। हाईकोर्ट के अंदर कई अपीलें पड़ी हुई है इस समय। वोटर लिस्ट 2 जगह वोट डालने वालों के लिए के ना का सवाल वहाँ भी है, हाईकोर्ट के सम्मुख भी है। और सुसंगठित तरीके से जो वोट चोरी हो रही है, जिसमें से एक का मैंने उल्लेख किया है, तो इस तरीके की संगठित वोट चोरी हम निरंतर देख रहे हैं और सब चुप रह जा रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी का आभारी हूँ कि उन्होंने वोट चोरी को लोकतंत्र की रक्षा के साथ जोड़ा। वास्तविकता है कि एक वोट का अधिकार हमारा सबसे बड़ा अधिकार है और इस अधिकार को वोट चोरी के जरिए छीन किया जाता है तो संविधान को कमजोर किया जाता है, लोकतंत्र को कमजोर किया जाता है। वहीं हरदा के इस खुलासे के बाद बीजेपी पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि हरीश रावत किस आधार पर कह सकते हैं कि प्रभात कुमार बीजेपी को ही वोट डालने वाले हैं। आज कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा, अपनी हार और हताशा को मिटाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है। ये हरीश रावत जी कैसे कह सकते हैं कि वो प्रभात कुमार बीजेपी को ही वोट देने वाला है? यहाँ भी दिया और वहाँ भी दिया। और ये कहने से तो SIR की आवश्यकता खुद हरीश रावत जी सिद्ध कर रहे हैं। जगह जगह पर वोट न बने इसलिए तो SIR हो रहा है। कांग्रेस के ज़माने में ये सब होता रहा है। आखिर कांग्रेस की सरकारें रही 23 वर्ष तक, उन्होंने क्यों नहीं SIR कराया? उससे पहले भी 8 बार SIR हुआ है। ये डुप्लीकेट वोटिंग जो हर अलग अलग प्रांतों में होती है, अलग अलग जगह पर होती है, उसको रोकने के लिए SIR बहुत आवश्यक है। वो हो रहा है, लेकिन क्योंकि कांग्रेस को देश की जनता उसके कारनामों के कारण नकार चुकी है, इसलिए वो अपनी हताशा निराशा को मिटाने के लिए, झेप मिटाने के लिए कुछ बोलते हैं। एक वोटर का नाम अलग अलग जगहों पर कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब एक ही वोटर अलग अलग जगहों पर मतदान करता हुआ पकड़ा गया। कांग्रेस वोट चोरी मामले को सीधे बीजेपी से जोड़ती हुई देख रही है, तो वहीं भाजपा इसको हार के कारण कांग्रेस का दिवालियापन बता रही है। अब देखना ये होगा कि लोकतंत्र बचाने के लिए चुनाव आयोग इस पर कोई संज्ञान लेता है या नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। धामी सरकार की तरफ से आंदोलनकारियों के हित में लिए गए फैसलों की जमकर सराहना की जा रही है। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष बर्थवाल ने धामी सरकार द्वारा आंदोलनकारियों के हित में लिए गए फैसलों की जमकर तारीफ की है। बता दें कि रजत जयंती के मौके पर सीएम धामी ने आंदोलनकारियों की पेंशन वृद्धि से लेकर शहीद स्थलों के संरक्षण तक की कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। दिव्यांग आंदोलनकारियों की पेंशन 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई। इसके अलावा शहीद स्थल, सड़क, अस्पताल और विद्यालयों का नामकरण आंदोलन में शहीदों के नाम पर किए जाने की भी घोषणा की थी। दिया है और इतिहास वो रचते ही आ रहे हैं, क्योंकि रिपीटेशन किसी सरकार का, किसी मुख्यमंत्री का हुआ तो वो पुनरावृत्ति जो है धामी जी के ही जो है शासनकाल में हुई।
वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार सरकार बनी। और राज्य आंदोलनकारियों के संदर्भ में कह रहा हूं कि 2-2 बार सुविधाओं को देने का काम हुआ। उन्हीं के कार्यकाल में 10% क्षैतिज आरक्षण हुआ, उन्हीं के कार्यकाल में पहले जो है वृद्धि हुई, और उन्हीं के कार्यकाल में ये जो मैंने आपको अभी जो है पढ़कर सुनाया, तो ये जो 9 घोषणाएं हुई हैं, ये एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल में एक साथ किसी समय पर हुई हूँ, ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक बिरला ही जो है एक काम हुआ है। देहरादून में ओएनजीसी चौक हादसा आप सभी को याद होगा। आज से ठीक 1 साल पहले यानी कि 11 नवंबर 2024 की वो काली रात ओएनजीसी चौक पर हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस हादसे में 6 युवकों की ऐसी दर्दनाक मौत हुई थी जिसे याद कर आज भी रूह कांप उठती है। मगर हैरानी की बात तो देखिए कि साल भर बीत जाने के बाद भी इस मामले में अभी तक चार्जशीट कोर्ट में दाखिल नहीं हो पाई है। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी देहरादून का ओएनजीसी हादसा, दर्दनाक हादसे को 1 साल पूरा, अभी तक नहीं हुई कार्रवाई, न मिली सजा। आखिर क्यों बन बैठा सिस्टम इतना लापरवाह। राजधानी देहरादून में 11 नवंबर 2024 की वो काली रात जब 7 युवक एक इनोवा कार में सैर के लिए निकले थे, लेकिन उनमें से 6 युवकों को नहीं पता था कि वो सफर उनका आखिरी सफर बनकर रह जाएगा। 1 साल पहले राजधानी देहरादून में ओएनजीसी चौक पर हुए भीषण सड़क हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया था, जिसे याद कर आज भी पीड़ित परिवार कांप उठता है। उस हादसे में 6 युवकों की दर्दनाक मौत हुई थी, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसका कई महीनों तक निजी अस्पताल में इलाज चला, लेकिन आज भी वो युवक बोल नहीं सकता है। हैरानी इस बात की होती है कि हादसे के 1 साल बाद भी पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। इस हादसे में न तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई हुई और न ही उस कंटेनर की जांच पूरी हुई जिससे ये कार टकराई थी। हाँ, देखिए, जो दुखद इंसिडेंट हुआ था लास्ट ईयर में, उसमें काफ़ी सारे बच्चे जो हमारे थे इसमें डेथ भी हुई थी। और इस इंसिडेंट के बाद से जो है काफ़ी सारे हमने रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए, और बहुत ओवर स्पीडिंग पर हो चाहे लेकर ड्रंकन ड्राइविंग पर हो, इस तरह के बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस के साथ जो है इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी काफ़ी बढ़ाई गई है, जिस पर इन सभी तरह की घटनाओं पर अंकुश लग पाया है। साथ ही साथ जो केस लिखा गया था उसमें कुछ टेक्निकल उसमें कमियां थी, जो इन्वेस्टिगेशन के बाद जब आयोग द्वारा भेजी गई थी उसकी पूर्ति करने के लिए भी निर्देश जारी किए गए, और शीघ्र ही न्यायालय में चार्जशीट भी दाखिल कर दी जाएगी, क्योंकि उसमें जो ट्रक का जो ओनर था उसकी भी लापरवाही इसमें परिलक्षित हुई थी, क्योंकि उनके द्वारा भी जो गाड़ी जो इतनी आउटडेटेड थी, उसका जो मेंटेनेंस और फिटनेस नहीं थी, इसकी लापरवाही को देखते हुए उसके खिलाफ भी चार्जशीट इसमें भेजने के लिए निर्देश जारी किए गए। बता दें कि 11 नवंबर 2024 की दरमियानी रात को ये भयानक हादसा हुआ था, जिसके बाद तमाम तरह के सवाल उठे थे। शासन प्रशासन की लापरवाही, ड्रिंक एंड ड्राइव, तेज रफ्तार, स्पीड ब्रेकर, रात में पुलिस की तैनाती, इन सभी मुद्दों को लेकर चर्चा होती रही। कई बदलाव किए गए, लेकिन जो नहीं हुई थी वो इस हादसे में थी कार्रवाई। इस हादसे के बाद सीधे तौर पर आरोप लगाए गए थे कि हादसे में शामिल कंटेनर गाजियाबाद स्थित एक कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड था, लेकिन उसके सभी दस्तावेज साल 2013 में खत्म हो चुके थे, जिसके बाद जांच में भी पाया गया था कि कंटेनर के फिटनेस सर्टिफिकेट, बीमा और रजिस्ट्रेशन तक अपडेट नहीं किए गए थे। फिर भी वो राज्य की सीमाएं पार करते हुए देहरादून तक आया और किसी ने उसे रोका तक नहीं, न पुलिस न परिवहन विभाग ने। 1 साल बाद भी न तो कंटेनर के मालिक पर कार्रवाई हुई और न ही रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया। पुलिस इस मामले में आज तक चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है, जिसके बाद सीधे तौर पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। पिछले साल 11 नवंबर की वो रात आज भी कई परिवारों के दर्द के निशान बने हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ठीक आज से 1 साल पहले थाना कैंट के क्षेत्र के अंतर्गत ओएनजीसी चौक के पास एक तेज़ रफ्तार कार एक कंटेनर में घुस जाती है, जिसकी वजह से 6 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें युवक और युवतियाँ शामिल थी। और जो वो 1 साल पहले जो घटना हुई थी और जिस कंटेनर से जिसमें जो गाड़ी टकराई थी, वो जो कंटेनर है वो आज भी सर्किट हाउस जो चौकी है वहाँ पे खड़ा है। और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो कंटेनर है, कंटेनर में आज भी अगर हम 1 साल की बात करें तो वो 1 साल में हम अब तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे जब वो हादसा हुआ था 11 नवंबर की रात, जिसमें 6 जिंदगियां लील हो गई थी।
और जो गाड़ी थी इनोवा कार, जो इसमें गाड़ी पिछले हिस्से में घुसी थी, तो उसके जो चिथड़े थे काफ़ी हद तक उस टाइम निकाले गए थे। लेकिन आज भी 1 साल अगर हम बात करें तो वो भी आज तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना दर्दनाक वो हादसा था कि जो इनोवा कार थी वो किस तरह से उसकी जो बॉडी के जो हिस्सा था वो इस कंटेनर में आके लग गया था। और अभी तक जो पुलिस है, पुलिस ने आज तक नहीं उतारी कि 1 साल बीत चुका है। 1 साल बीतने के बाद भी जो पुलिस ने अपनी जो विवेचना करी है मुकदमे में अब तक अधूरी है, क्योंकि 1 साल बीत जाने के बाद भी जो इसकी जो घटना की चार्जशीट है वो कोर्ट में दाखिल नहीं की गई है। कैमरा पर्सन निशांत के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून। मंगलवार को राजधानी देहरादून में बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने चैम्बर निर्माण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। नाराज वकीलों ने नए न्यायालय परिसर के बाहर घंटों तक हरिद्वार रोड को जाम किया है। अधिवक्ताओं ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग पुराने जिला जज अदालत में रैनबसेरा बनाने की तैयारी कर रहा है, जबकि वहां चैम्बर का निर्माण करने की मांग उठ रही है, लेकिन उनकी मांगों को दरकिनार किया जा रहा है। हमारी जो मुख्यतः मांगे हैं कि जो 5 बीघे में हमने नक्शा दिया था उसका शुल्क माफ़ किया जाए एमडीडी द्वारा, खनन की हमें परमिशन दी जाए निःशुल्क रूप में, और जो पुरानी अदालत की हमारी ज़मीन है जिला जज वाली, ये 6-7 बीघे जो भी है ये भी हमें आवंटित की जाए। लेकिन आज मजबूरी हो गई हमारे साथ, क्योंकि जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे हमें बैठने का स्थान नहीं है। हम खड़े होकर कब तक काम करें जब तक हमारा एक ठिया नहीं होता। और ये चैम्बर की प्रॉब्लम हर जगह है, इसमें तो कई फिल्में भी बन चुकी हैं। देखिए, मुख्य मांगे यही है कि हम लोगों का एक चैम्बर होना चाहिए, बिल्डिंग का निर्माण होना चाहिए। बहुत समय से ये मांग चली आ रही है कि हम लोगों को भी जगह मिलनी चाहिए, जो समाज में सभी लोगों के लिए हर समय खड़े रहते हैं, जो समाज में एक अपनी पहचान रखते हैं। घनसाली में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के खिलाफ हो रहे आंदोलन को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष आनंद बिष्ट ने विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि धरना स्थल पर अधिकारी और कर्मचारी इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनमें डर का माहौल है। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष के इस बयान पर स्थानीय लोगों ने गहरी नाराजगी जाहिर की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नगर पंचायत अध्यक्ष और विधायक को आंदोलनों से अगर इतनी ही दिक्कत है तो उन्हें वक्त रहते समस्या का समाधान करना चाहिए। दूसरा मेरा एक निवेदन और भी है कि जहाँ पर जिस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आंदोलन, बहुत ज़्यादा इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, तो वहाँ पे फिर अधिकारी और कर्मचारी आने में भी हिचकिचाते हैं। इस बात को भी सभी आंदोलनकारी भाई मद्देनजर रखें, ताकि कल ये नौबत ना आए कि हर कोई अधिकारी या कर्मचारी घनसाली आने से पहले 10 बार न सोचे। सबसे पहले मैं बड़े भाई आनंद जोशी जी को कह देना चाहता हूँ कि आप नगर पंचायत अध्यक्ष घनसाली के नाते पहले तो आपको जो है इन धरनों में अपना सहयोग देना चाहिए था, लेकिन यदि आपकी बातों से, यदि आपके विचारों से लगता है कि जो है धरने आंदोलनों से कोई अधिकारी और कर्मचारी नहीं आता है, तो पहले कह देना चाहता हूं कि ये उत्तराखंड यदि बना है तो वो आंदोलनों की और धरनों की बदौलत ही बन पाया है। दूसरी बात मैं कह देना चाहता हूं, यदि जो है आप चाहते हैं कि बिना आंदोलनों के जो है यहाँ अधिकारी कर्मचारी रहते थे अगर, तो आज आंदोलन हो रहे हैं, अगर आंदोलनों से अधिकारी कर्मचारी नहीं आ पा रहे तो क्या जो है आंदोलनों से पहले आपने अधिकारी कर्मचारी लाने का प्रयास किया? उत्तराखंड के उपनल कर्मचारियों की हड़ताल देहरादून के परेड ग्राउंड में मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही। अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे उपनल कर्मचारियों की हड़ताल से अब कामकाज प्रभावित होने लगा है। दून अस्पताल के उपनल कर्मचारियों की हड़ताल के कारण मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। दरअसल दून अस्पताल के बिलिंग काउंटर पर उपनल कर्मचारियों की तैनाती थी। उनकी हड़ताल के बाद अब अस्पताल प्रशासन ने उनकी जगह दूसरे कर्मचारियों को रखा है, लेकिन नए कर्मचारी अभी उस काम में पूरी तरह से एक्सपर्ट नहीं हुए हैं, के चलते पर्चा बनवाने में मरीजों को काफी समय लग रहा है। देखिए, लंबी लाइन तो रूटीन है हमारे पास, क्योंकि ओपीडी में जो हमारी भीड़ है वो लगभग हर रोज 2-2.5 हज़ार के आसपास हमारी रहती है, 2.5 हज़ार के आसपास रहती है। तो अभी जैसे 1 बजने वाला है, 2 बजे तक हमारी ये भीड़ सब जगह मिलेगी और इमरजेंसी में करीब 3 से 4 बजे तक रहती है। अब उपनल के कर्मचारी जाने की वजह से दिक्कत तो हम लोगों को आ रही है, लेकिन हमने इनको पहले से इस पे काम किया हुआ था, तो इनके हमने अल्टरनेट पहले से रखे हुए थे। शनिवार से ही हमने इनकी तैयारी कर ली थी। जैसे कि आप बिलिंग की बात कर रहे हैं, जिसके वजह से भीड़ लगती है, बिलिंग काउंटर में हमारे 14 काउंटर्स में से 8 केवल उपनल के कर्मचारी थे, बाकी हमारे और अन्य संवर्ग के कर्मचारी थे।
तो 8 का रिप्लेसमेंट हमने पहले ही दे दिया था, शनिवार को उनसे हमने बिलिंग भी करवाई थी। पर होता क्या है कि जब नया आदमी सिस्टम में बैठता है, नया प्रोग्राम में बैठता है, तो उसका समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। वहीं देहरादून में योग साधन समिति द्वारा आध्यात्मिक योग शिविर आयोजित किया गया, जिसमें अलग अलग राज्यों से कई लोग शामिल हुए और आध्यात्मिक योग शिविर का लाभ उठाया है। योग शिविर का आयोजन करने वाले योगाचार्य डॉक्टर दासलाल जी महाराज ने बताया कि आध्यात्मिक योग से शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक सहित अनेक लाभ मिलते हैं। देखो, ऐसा है, पहले तो योग के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। आप साहित्य पढ़ें, चलते फिरते भी आप पढ़ सकते हो पुस्तक के माध्यम से, या आप अपना मोबाइल देख लो, अच्छी अच्छी बातें उसमें आती हैं। पहले तो योग को समझे हम, क्यों ज़रूरी है। शांति हमें चाहिए, हर व्यक्ति को शांति चाहिए, तो शांति के लिए पहले हमें कुछ भूमिका बांधनी पड़ेगी। योग क्या चीज़ है ये समझना पड़े। जब आपको पता चले योग ये चीज़ है, अपने मन को एकाग्र कर लेंगे तो सब कुछ अंदर ही मिलेगा आपको, इन श्वासों में ही सब कुछ है। तो ये अध्यात्म विद्या का एक प्रकार होता है। तो योग को पहले समझना होता है, फिर करना होता है। पहले समझेंगे फिर करेंगे। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत नैनीताल पुलिस ने 1 किलो चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने बताया कि पकड़े गए तस्कर भीमताल और बनभूलपुरा क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो लंबे समय से चरस की तस्करी कर रहे थे। पकड़ी गई चरस की कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि इस प्रदेश को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजी महोदय का निर्देश रहता है कि ड्रग्स के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना है। आज जनपद नैनीताल पुलिस को एंटी ड्रग्स अभियान में बहुत बड़ी सफलता मिली है। थाना काठगोदाम क्षेत्र में एसओजी और थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में तो भारी मात्रा में चरस की बरामदगी हुए हैं। 1.133 किलो, ऑलमोस्ट 1.1 किलो से भी अधिक मात्रा में अवैध चरस बरामदगी हुआ है। वहीं रुड़की में लोकतांत्रिक जन मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के जरिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसमें प्रदेश की बीजेपी सरकार पर उत्तराखंड में पहाड़ और मैदान की खाई खोदने का आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार की इस मंशा को कामयाब करने में कई नेता उनकी मदद कर रहे हैं। देखिए, ज्ञापन ये दिया कि जो भी मैदानी क्षेत्र में जो आज ये डोमिसाइल का और आरक्षण का जो मुद्दा गरमाया हुआ है, इसी विषय में हम सभी ने लोकतांत्रिक जन मोर्चा के बैनर पर ये हमने ज्ञापन भेजा है महामहिम राष्ट्रपति को एसडीएम के माध्यम से। और हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड में सभी को समान अवसर मिले। जब उत्तराखंड बन गया, अब वो मैदान और पहाड़ की बात इसलिए नहीं आती कि मैदान का आदमी वहाँ जाना नहीं चाहता था और वो इसे लेना भी नहीं चाहते थे। लेकिन जब केंद्र सरकार ने ये भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही तो ये बनाया राज्य, उसमें हमें शामिल किया, तो हमारी भावनाओं का, हमारे हक हकूक का ध्यान रखें, हम उनका रखेंगे। नैनीताल से दूर 22 किलोमीटर भीमताल क्षेत्र में पुलिस ने भांग की अवैध खेती की पूरी तरह से इस खेती को नष्ट किया है। बताया जा रहा है कि लगभग 25 नाली में भांग की अवैध खेती की जा रही थी, जिसकी खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने भांग को काटकर इकट्ठा कर पेट्रोल से आग लगाकर तहस नहस कर दिया। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। दिल्ली धमाके के बाद उत्तराखंड पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। प्रदेश के संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट, धार्मिक स्थलों पर रखी जा रही कड़ी निगरानी, सीमाओं पर भी कड़ा पहरा। वोट चोरी के मामले पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। सोशल मीडिया पर हरदा ने भाजपा पर लगाया वोट चोरी का आरोप, भाजपाइयों को बताया हाइड्रोजन बम। देहरादून में हुए ओएनजीसी चौक हादसे को 1 साल पूरा, साल भर बीत जाने के बाद भी कोर्ट में दाखिल नहीं हुई चार्जशीट, पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल। और राजधानी देहरादून में चैम्बर निर्माण की मांग को लेकर वकीलों ने किया चक्का जाम। जिला जज अदालत में बन रहे रैन बसेरे का विरोध, सरकार को दी उग्र आंदोलन की चेतावनी।